बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको MDH 501 के वेरी इंपॉर्टेंट 25 MCQs बताऊंगी, जो कि मिड टर्म के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि ये 25 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 to 95% तक आपको ये MCQs आएंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट कोड में मैं इतनी श्योर हूँ कि आपको 100% यही MCQs आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है कि हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ये MCQs इस कोड में ज़रूर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हर MCQs के साथ में जो ऑप्शन राइट हैं वो कहीं लिख लें, याद कर लें, एक बार जाने से पहले इन 25 MCQs को ज़रूर पढ़ के जाएँ, ताकि आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह इन्हीं MCQs में से कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होकर हर स्टूडेंट को ये MCQs आते हैं। और MTH के आपको जितने भी सब्जेक्ट के कोई से भी सब्जेक्ट कोड के आपको MCQs चाहिए हों तो कमेंट्स में मुझे मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। आपको फ़ाइल चाहिए होगी तो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको फ़ाइल सेंड कर दूंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। यही हमारी मेहनत का एक छोटा सा आपकी तरफ से गिफ्ट होता है, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट MCQ देखते हैं। फर्स्ट MCQ है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स इन आ 6x6 मैट्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि हमें सही से नज़र नहीं आ रहा, ब्लर जो है वो हमें हर अल्फ़ाबेट ब्लर नज़र आ रहा होता है। तो काइंडली जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है उसको 480p पे रख के देखा करें, ताकि आपको हर अल्फ़ाबेट्स जो है वो क्लियरली नज़र आए, क्योंकि इससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स बड़े नहीं हो सकते। तो जितने बड़े हो सकते थे मैंने आपको उतना जो है, उसके अलावा मैं आपको साथ में भी पढ़ के सुना देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हर करेक्ट ऑप्शंस को मैं मार्क कर देती हूँ, ताकि आपको करेक्ट ऑप्शन को देखते वक्त भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो MCQ है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स इन आ 6x6 मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। जो थर्ड ऑप्शन है 6 वो राइट MCQs है, यानी राइट ऑप्शन है इस MCQs का। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स इन आ 6x6 मैट्रिक्स। थर्ड ऑप्शन 6 जो है वो राइट ऑप्शन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है और ये बहुत बार रिपीट हो के आया है, और इसको काइंडली ज़रूर अच्छे से इसका जो ऑप्शन है वो याद रखिएगा। और अगर आपको यहाँ पर 7 × 7 भी देते हैं तो उसका जो है जो ऑप्शन होगा 7 राइट आंसर होगा। 2 × 2 मैट्रिक्स देते हैं तो उसका 2 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, वो आपको वैल्यू वगैरह चेंज करके दे सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इफ़ A इज इक्वल 2 4 1 3 and B is equal matrix 1 + 1 2 + 2 2 - 1 and 4 - 1, then which of the following is true for A and B। फर्स्ट है A and B are equal matrix। सेकेंड है A is the transpose of B, यानी जब हम B को सॉल्व करेंगे तो A के इक्वल आएगा, A के ट्रांसपोज आएगा, A के B के ट्रांसपोज आएगा, या B इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ A, या फिर B के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा A के। तो आप इसको सॉल्व करें। अगर हम 1 + 1 करें तो हमारे पास 2 है, 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास 1 आता है, 4 में से 1 निकालें तो हमारे पास 3 आता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। MTH 501 के बहुत ज़्यादा इजी MCQs होते हैं, ये मैट्रिक्स के हवाले से ही होते हैं। ठीक है, जो 2 + 2 1 + 1 है वो 2 आ जाएगा, जो 2 + 2 है वो 4 आ जाएगा, जो 2 - 1 है वो 1 आ जाएगा, और जो 4 - 1 है वो 3 आ जाएगा। सो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी A and B आर इक्वल मैट्रिक्स। ये जो ऑप्शन है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। A and B आर इक्वल मैट्रिक्सेस। ठीक है, आई होप से इस MCQs की आपको समझ आई होगी। बहुत ज़्यादा इजी MCQs था। इसी तरह से वो मैट्रिक्स को चेंज करके आपको देंगे, तो आपको एक जो पोर्शन है उसको सॉल्व करके दूसरे पोर्शन के इक्वल या ट्रांसपोज जैसे भी होता है वो आपको बताना होता है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं।
Which of the following is true for the matrix A is equal A11 not A12 A22 not A13 A23 and A33, where A11 A22 and A33 are squares submatrix and O is a zero submatrix। वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर वेयर A11 A22 एंड A33 जो हैं क्या वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं और जो ओ है वो जीरो सब मैट्रिक्स है। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ अ ब्लॉक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ ब्लॉक लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स एंड थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अ डायगोनल कांस्टेंट मैट्रिक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो अगर आपने मैट्रिक्सेस के हैंडआउट्स वगैरह में ये लेक्चर्स लिए हैं तो आपको पता होगा कि इसको हम ब्लॉक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं। ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि ट्राइंगल शेप तो आपको पता होगी कि ऐसे जो है वो ट्राइंगल शेप बनती है, तो ये अपर ट्राइंगल है, यानी इसकी जो शेप है वो इस तरह से बन रही है। ठीक है, यानी अब मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं दे सकती, यानी इसके ड्राइंग वगैरह नहीं कर सकती। इस तरह से एक ट्राइंगल जो है उसको कहते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स बनता है जिसकी नोक जो है उस साइड पे जा रही है, यानी ऊपर वाली साइड को हमारा जो है वो ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको हम कहेंगे इट इज़ अ ब्लॉक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसी तरह का अगर आपको A11 की जगह कोई और वैल्यू और अल्फ़ाबेट्स देकर आपको एमसीक्यूज देते हैं तो वो अगर इसी शेप में बना होगा तो वो अपर ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स है। अगर उसका जो कोना है वो नीचे को होगा तो हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इस तरह से है तो वो हमारे पास अपर ब्लॉक ट्राइंगल मैट्रिक्स है, अगर वो हमें नीचे को करके दे देंगे तो हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। If A is equal P, Q and B is equal R, S, where P, Q, R and S are square submatrix for same size, then which of the following is the possible? 9-10 में अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि अगर हमने देखना हो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है तो उसके लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की हम रोज देखते हैं। यानी हमें देखना होता है कि फर्स्ट अगर मैट्रिक्स के हमारे 2 कॉलम्स हैं तो सेकंड मैट्रिक्स की हमारे पास 2 रोज होनी चाहिए, देन वो हमारे पास पॉसिबल होता है। अगर हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की 3 कॉलम्स हैं तो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की 3 रोज होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो देन वो हमारे पास प्रोडक्ट पॉसिबल होती है। अगर हमारे पास ए की 4 कॉलम्स हैं तो हमारे पास बी के रोज के 4 रोज होनी चाहिए, यानी मैट्रिक्स जो हैं सेकंड मैट्रिक्स के हमारे पास 4 रोज होनी चाहिए। अगर हमारे पास इसके 4 कॉलम्स हैं देन हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड बट बी ए इज नॉट डिफाइंड, सेकंड ऑप्शन है द प्रोडक्ट ए बी इज नॉट डिफाइंड बट बी ए इज डिफाइंड, थर्ड ऑप्शन है द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड एंड फोर्थ ऑप्शन है द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। सेकंड ऑप्शन जो है द प्रोडक्ट ए बी इज नॉट डिफाइंड बट बी ए इज डिफाइंड, राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। If a matrix A is factorized into lower and upper triangle matrices, then which of the following is true for the matrix? अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है फैक्टराइज तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम मैट्रिक्स के ए या बी या हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाता है उसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। और अगर लोअर और अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि लोअर और अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कौन से होते हैं। और आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपने बताना है कि लोअर और अपर ट्राइंगल जो मैट्रिक्स हैं वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, या आ जाए कि कौन सा मैट्रिक्स है तो आपको जो है वो याद रहे। जो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स होते हैं उसकी शेप जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है, और जो लोअर मैट्रिक्स होते हैं उसकी शेप जो है वो लोअर पे इस तरह से होती है। अब मैं आपको मैट्रिक्स में बताती हूँ कि मैट्रिक्स में इसकी शेप किस तरह से बनेगी। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 हमारे पास उसमें कॉलम्स हैं, यानी कि फोर अगर आपको ये एक मैट्रिक्स आ जाता है इस तरह से
और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा मैट्रिक्स है, आपसे पूछा जाता है कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। और अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स किस तरह से होता है कि इसकी जो शेप है वो हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स की तरह होगी, ठीक है, यानी इस तरह से जो है इसकी शेप बनी होगी, इस तरह से, जैसे कि ये शेप जो है इस तरह से बनी है। अब सेम इसी तरह से अगर आपको मैट्रिक्स आता है एक, तो पूछा जाता है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है। और अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है लोअर ट्राइंगल, अगर वो मैट्रिक्स होता है तो वो किस तरह से हम देखेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 8 डाल देते हैं, यहाँ पर आई थिंक 0 आएगा। अच्छा, इस तरह से अगर आपको मैट्रिक्स आता है बाकी 0 होते हैं, लेकिन अगर आपका एक मैट्रिक्स बन रहा है और उसका कोना जो है वो नीचे है, ठीक है, एक साइडेड कॉर्नर, मतलब साइडेड कॉर्नर होता है और एक नीचे से कॉर्नर शुरू होता है, ये 0 है। तो अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये जो है ब्लॉक लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, यानी जिसका जो है नीचे से, यानी उसकी जो स्लाइड है वो नीचे को बन रही है और उसके जो कॉर्नर है वो ऊपर को जा रहा है नीचे से, यानी लोअर ट्राइंगल जा रहा है, तो उसको हम लोग, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है उसकी स्लाइड, तो वो हम लोग लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्सेस कहते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह से आता है बाकी 0 होते हैं, तो हमारे पास जो है वो अपर ट्राइंगल मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह का आपको आगे भी एमसीक्यूज, पीछे भी एक एमसीक्यूज आया था जो कि मैं अभी गुजर के आया है कि वो कौन सा मैट्रिक्स था, तो वो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स था और वो A21 इस तरह से वो उन्होंने दिया हुआ था, तो वो जो था वो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स था। इस तरह से आप सेम जो है, अगर आपको मैट्रिक्स एक आता है तो वो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ा है उसमें हमसे पूछा गया था, ये एमसीक्यूज था वो, इसमें हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स नहीं बन रहा, बाकी हमारे पास 0 हैं, और ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स बन रहा है। तो इसमें था कि इट इज़ अ ब्लॉक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अगर ये जो ए है वो नीचे होते और 0 यहाँ पर होते, तो वो हमारे पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स बनता इस तरह से, ठीक है। आई होप सो कि आपकी ये भी जो है वो क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि किसको हम लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं और किसको हम अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज कॉल्ड एन एल यू प्रोसीजर, सेकेंड ऑप्शन है इट इज कॉल्ड एन एल यू डीकम्पोजिशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज कॉल्ड एन एल यू मैट्रिक्स, एंड लास्ट ऑप्शन है इट इज कॉल्ड एन एल यू लोगैरिथम। जो सेकेंड ऑप्शन है हम इसको कहते हैं, अगर हमारे पास ये जो है वो फैक्टर्स होता है लोअर और अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स दोनों में, तो कौन सा मैट्रिक्स जो है वो ट्रू होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एल यू डीकम्पोजिशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। काइंडली इसका जो जो है ऑप्शन वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी सेम है, जस्ट लास्ट जो है ऑप्शन उसका डिफरेंस है। तो काइंडली अच्छे से आप याद करिएगा कि इट इज़ कॉल्ड एन एल यू डीकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, ये सेकंड एमसीक्यूज, सेकंड ऑप्शन जो है, सॉरी, इसका जो है राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, if A is equal to 4 3 5 then which of the following is the minor of entry A21। ये भी आपके हैंडआउट्स में 11 है शायद ये टॉपिक, कि अगर एक एंट्री माइनर एंट्रीज होती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये आप लाजमी देखिएगा। अगर A21 A33 कोई भी हमारे पास जो है एंट्रीज होती हैं, किसी माइनर एंट्री होती है किसी मैट्रिक्स में, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, यानी इसको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। जो थर्ड है यानी सेकंड ऑप्शन है 3, वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। सो काइंडली इसको ज़रूर एक बार हैंड आउट में पढ़िएगा, बट यही एमसीक्यूज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इन द क्रैमर रूल्स। अब आपको पता होगा क्रैमर रूल में हम किस तरह का मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, हमने एक्स वाई को सेपरेट करना होता है और बाकी जो मैट्रिक्स होते हैं उसको हमने सेपरेट करना होता है। एक इन्वर्स रूल होता है, एक क्रैमर रूल होता है।
अगर आपने 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1 की 1.6 एक्सरसाइज की है तो उसमें उन्होंने बताया है कि इन्वर्स रूल और क्रैमर रूल्स कौन से होते हैं। लेकिन अगर उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी वो क्या उसका मस्ट है कि वो इस तरह से होगा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी इन्वर्टिबल, सेकंड ऑप्शन है इट मस्ट बी सिंगुलर, थर्ड ऑप्शन है इट मे और मे नॉट बी वर्टिबल, यानी वर्टिबल हो भी सकता है वर्टिबल नहीं भी हो सकता, और लास्ट ऑप्शन है इट मे और मे नॉट बी नॉन सिंगुलर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी इन्वर्टिबल ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। Which of the following is true for the coefficient matrix in the Cramer rules? तो it must be invertible, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। If a set W be a subspace of a vector space V, then which of the following is not true for it? ठीक है, ये तो समझाने वाला एमसीक्यूज है ही नहीं, ये तो जो है वो जस्ट उसके एमसीक्यूज हैं एक अल्फ़ाबेटिक। फर्स्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी क्लोज्ड अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है इट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, थर्ड ऑप्शन है इट मस्ट हैव एन एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, फोर्थ ऑप्शन है इट मस्ट बी कॉमोटेटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। आपको MTH 501 के पेपर देने के लिए आपको पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स किस तरह से लेते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है, और मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, मतलब कि अगर जीरो जीरो वाली जीरो 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 और टू टू उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मैट्रिक्स जो है वो एक एक किस तरह से बनाऊँ, स्पेस बहुत कम है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग, अगर हमें किसी मैट्रिक्स को एडिटिव इन्वर्स करना हो तो हम उसके साथ आपको पता होगा नेगेटिव साइन लगाते हैं, यानी उसके साथ हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, तो उसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। कॉमोटेटिव, एडिटिव इन्वर्स, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि 9-10 में हमने पढ़ी हुई हैं। जो सेकंड ऑप्शन है इट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इफ द सेट इज इक्वल, इफ द सेट वी इज इक्वल 0 1 2 3, then which of the following is true for it? First option है it is closed under operation of addition, second option it is a vector space, third है it is commutative under operation of addition, it is an additive inverse of each element। जो थर्ड है it is commutative under operation of addition, वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। if C1 1v1 plus C2 v2 plus C3 v3 plus CP vp is equal 0 एंड वेक्टर्स जो हैं वो v1 v2 v3 vp सबके ऊपर 1 है, ठीक है, ऑल आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो हमें इस चीज़ को तो हमें वो खुद बता रहे हैं कि सारे जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लेकिन इसमें से ट्रू जो है वो किस तरह से, अगर हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट को वेक्टर्स में जो है वो करते हैं तो उसमें हमारे पास ट्रू जो है वो ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है C1 इज इक्वल C2 इज इक्वल C3 इज इक्वल CP इज इक्वल 0। नेक्स्ट है C1 नॉट इक्वल C2 नॉट इक्वल C3 नॉट इक्वल CP नॉट इक्वल 0, एंड लास्ट है उसमें नॉट इक्वल भी है इक्वल भी है, यानी C1 नॉट इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल इज इक्वल टू CP इज इक्वल नॉट 0, एंड लास्ट में भी जो है वो C1 इज़ नॉट इक्वल C2 इज इक्वल C3 इज इक्वल CP इज इक्वल 0। सब जो है उसमें नॉट इक्वल भी है इक्वल भी आया है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो इज इक्वल होगा। अब देखिए अगर इसमें तो हमारे पास C1 से V1 से C2 यानी सबको हमने एडिशन करना है और उसके बाद भी हमारे पास एडिशन करके इक्वल 0 आ रहा है। तो जब हमारे पास यहाँ पर सारे जो है वो इक्वल हैं, यानी सारे जो है एडिशन करके भी हमारे पास इक्वल 0 है, तो हम किस तरह से उसको नॉट इक्वल जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट में करके उसको जो है वो जीरो जो है वो इज़ नॉट इक्वल कर देंगे। लेकिन इसके लिए अगर हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट होता, यानी उसका उल्ट होता, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होती। ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट होता इंडिपेंडेंट की जगह
डिपेंडेंट होता है, इफ़ डिपेंडेंट देन ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, यानी फिर हमारे पास जो है वो सारा उलट होता, यानी फिर सारे ही इज़ नॉट इक्वल होते। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वो बता रहे हैं, यानी जो उन्होंने कहा है वो वेक्टर्स को लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर हमारे पास सारे ही इज़ इक्वल आएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वो देते हैं तो हमारे पास सारे जो हैं वो इज़ नॉट इक्वल आएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो फिर करेक्ट होगा। सो इस एमसीक्यूज़ का जो फर्स्ट ऑप्शन है इज इक्वल, सारे ही जो इज इक्वल हैं वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 7x is an algebraic term in which 7 is a dash and x is a dash। 7 और x जो है वो हमारे पास एक अल्जेब्रिक टर्म है। अब ये हमें पता है कि ये उन्होंने हमें खुद बता दिया कि ये एक अल्जेब्रिक टर्म है। तो 7 क्या है और x क्या है ये हमने उन्हें बताना है। जो 7 है वो टर्म है या एक्सप्रेशन है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है 7 जो है वो कोफिशिएंट है और x जो है वो वेरिएबल है। या थर्ड ऑप्शन है वेरिएबल है 7 और x जो है वो कोफिशिएंट है। और फोर्थ ऑप्शन है न्यूमेरिकल और अल्फाबेट। अब अलजेब्रिक फॉर्म में अगर वो हमें 8x दे दें, वो हमें 10x दे दें, वो हमें कोई भी वर्ड दे दें, जो हमारे पास जो होता है नंबरिंग वो हमारे पास कोएफिशिएंट होती है। और जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म में वो एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं किसी भी हमारी अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स का, यानी ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, एक्स वाई कुछ भी देते हैं, तो हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, अगर वो आपको यहाँ पर चेंज करके 9x दे दें, 10x दे दें, 11x दे दें, कुछ भी चेंज करके आपको देते हैं, तो आपने काइंडली उसको यही लिखना है कि फर्स्ट जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है और x हमारे पास वेरिएबल है। अगर यहाँ पर वो x 8 दे देते हैं या x 9 दे देते हैं तो पहले वेरिएबल आएगा एंड देन कोएफिशिएंट आएगा। जो इसका राइट ऑप्शन है वो कोएफिशिएंट और वेरिएबल है। लेकिन अलजेब्रिक टर्म में हमारे पास 7x 8x 9x 9y 10y 11y इस तरह से हमारे पास टर्म्स आती हैं। तो जो फर्स्ट है यानी 7 जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट है और x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। नेक्स्ट हम सीक्वेंस देखते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है एन इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन है आर टर्म, थर्ड ऑप्शन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है क्वाड्रिक इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन है या ये एक टर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रिक इक्वेशन है। अगर आपने जो है वो 10 में भी चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रिक इक्वेशन वाला, तो उसमें पता होगा कि पहले एक्स स्क्वायर, एक्स और देन वेरिएबल, ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन की टर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन नंबर। तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन की अगर आपको वो 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एनी जो है नंबर दे देते हैं तो वो भी हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक डिफरेंट टर्म होती है, क्वाड्रिक इक्वेशन जो होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होती है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड 1, आपको पता होगा ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से अगर कोई इक्वेशन आती है तो वो हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन क्वाड्रिक इक्वेशन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। अभी थोड़े से इन्होंने जो नंबर है वो छुपा दिए हैं और ऊपर से इन्होंने बता दिया है। खैर x1 माइनस 2x1, अब इसको हम किस तरह से देखेंगे। ये एक उन्होंने हमें जो है वो एक इक्वेशन दे दी है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे दिया। अब हमने इसका राइट ऑप्शन बताना है। x क्या रखता है 1 और 2 के साथ क्या है माइनस। हमने जस्ट अभी वेरिएबल मतलब जो है नंबर्स लिखने हैं, हमने जो साथ में उन्होंने हमें वेरिएबल्स दिए हैं हमने वो नहीं लिखने, हमने जस्ट उसको एज अ मैट्रिक्स बनाना है। तो ये जो है 1 हो गया, -2 यानी एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल हमने नहीं लिखना, लेकिन जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आता है तो वहाँ पर हमने 1 लिख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, -2 और देन हमारे पास x3 मतलब x3 आए, x2 आए, x1 आए, कुछ भी आए तो हमने उसको वहाँ पर 1 लिखना है। ये हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रूल है। अगर हमारे पास x1 है तो हम 1 लिख देंगे, हमारे पास x3 है तो 1 लिख देंगे, उसके बाद इज इक्वल 0 तो कोई मैटर ही नहीं रखता। उसके बाद हमने जस्ट 3 टर्म्स बनानी है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास x1 होता तो हमने ऑब्वियसली नीचे 1 ही लिखना था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0 है। उसके बाद है 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास माइनस था लेकिन नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ पॉजिटिव होता है यानी प्लस होता है, तो हम प्लस तो नीचे नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया।
उसके बाद हमारे पास जो है 7 के साथ माइनस है, तो हम -7 लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस ना होता, पॉजिटिव होता, प्लस होता, तो हम तब भी साथ में प्लस नहीं लिखते। हम अपने मैट्रिक्स में प्लस साइन नहीं यूज़ करते। अगर हमारे पास माइनस साथ में शो हो रहा होता है तो हम माइनस अपना साइन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो हाइड कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ कि इसके नीचे जो है वो क्या राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक मैट्रिक्स अगर है तो एज इट इज़, ये तो दोनों चीज़ें वैसे ही आ गई। उसके बाद नीचे लास्ट मैट्रिक्स में जो कि हाइड किया हुआ है, नज़र ही नहीं आ रहा, -4 एंड देन 3 और फिर 9, ठीक है। इस तरह से हम अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो है वो एज इट इज़ ये तो नज़र आ रही हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जो है वो -4 हमने यहाँ से लिया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर प्लस था, तो प्लस तो कभी भी हम साथ में नहीं लिखते। अगर हम मैट्रिक्स में यूज़ करें तो खाली जो है हम 3 लिख देंगे। ये एज इट इज़ 3 आ गया। उसके बाद यहाँ भी पॉजिटिव का साइन है, यानी प्लस का साइन है, तो ये भी हम यहाँ पर साथ में प्लस नहीं लिखते। तो यहाँ पर भी हमने जस्ट जो है वो 9 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है, जहाँ पर कुछ नहीं आए वहाँ पर हमने जो है वो 0 लगाना है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास x1 बता रहा है, x3 बता रहा है, या फिर x2 आ जाए, तो वहाँ पर हम अपना 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का अगर आपको कोई भी इस तरह की वो आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दे देते हैं और उसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इस तरह से इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जो इज इक्वल के साइन होते हैं वो कभी भी हम अपने मैट्रिक्स में शो नहीं करते। हम जस्ट इतनी चीज़ों को ही अपने मैट्रिक्स में लिखते हैं। अगर हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से कन्वर्ट करना हो तो जैसे कि x1 है तो 1 आ गया, -2 है तो -2 आ गया, उसके बाद x3 है तो 1 आ गया, उसके बाद जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर 0 आ गया, और जो 2 है वो 2 वैसे एज इट इज़ आ गया। -7 है, यानी साथ में माइनस उन्होंने दिया है तो हमने -7 लिख दिया। उसके बाद -4 लिख दिया, जहाँ पर कुछ नहीं दिया वो एज इट इज़ 3 लिख दिया, और जहाँ पर भी कुछ नहीं दिया वहाँ पर हमने 9 लिख दिया। हमने कभी भी साथ में वेरिएबल्स नहीं लिखने, ठीक है। हमने यहाँ पर 2x नहीं लिखना, हमने खाली -2 ही रहने देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको जो है, अगर आपको इस तरह से कोई और भी जब वो चेंज करके भी दे दें तो आपने काइंडली इस चीज़ को याद रखते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। two two simul two simultaneous linear equation in two variables have no solution if their corresponding lines are. First option है parallel and distinct, second option है intersecting, and third option है coincident, and fourth option है perpendicular. जो फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट वो राइट ऑप्शन है MCQs का। ये सब्जेक्टिव में भी आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपनी याद रखना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का, ठीक है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इफ रिड्यूस्ड ए कॉलन फॉर्म ऑफ लीनियर सिस्टम 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 5 6 0 when free variable x3 is equal 0, then which of the following is true for it? First option है the particular solution is 0 5 6, second option the particular solution 6 5 0, and third option the particular solution 5 6 0, and last option है the particular solution 0 6 5, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा है when free variable x3 is equal 0। अगर हमारे पास x3 इज इक्वल 0 है तो हमारे पास कौन सा इसमें फॉलोइंग मैट्रिक्स जो है वो राइट होगा। यानी हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स है ये वाला 5 6 0 वाला, वो हमारे पास राइट है। बाकी उन्होंने हमें जो है तरतीब वाइज तो कोई भी नहीं वैसे भी दिया हुआ। तो जो हमारे पास लीनियर सिस्टम में अगर आपने रिड्यूस्ड इक्लॉन का जो है वो इसका रूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि वेरिएबल x3, वेरिएबल x2, वेरिएबल x1, यानी अगर हमें इसके ज़रिए भी अगर वो यहाँ पर अगर x2 लिख देते x2 इज इक्वल 0, तो फिर हमने उस लिहाज से इसको फ्री वेरिएबल्स देखने थे। जो है x3 इज इक्वल 0 है तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज 5 6 0 जो वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। If A is an M multiply an N matrix and Ax is equal B has a solution, then which of the following is true? First option है E has a pivot position in every row, second option है
इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं और डिटर्मिनेशन कहते हैं। डिटर्मिनेशन है ये वर्ड जिसको हम डी ई टी भी कहते हैं, और डेल्टा जो है उसको भी हम डी ई टी कहते हैं, लेकिन ये डिटर्मिनेशन का साइन है। डिटर्मिनेशन ए इज इक्वल ज़ीरो, एंड थर्ड ऑप्शन है इक्लॉन फॉर्म ए ऑफ ए हैज़ एट लीस्ट वन ऑफ रो ऑफ zeros, and last है b is not S span a1 a2 and an। जो फर्स्ट ऑप्शन है ए हैज़ अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो, वो राइट ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। If a homogeneous system Ax is equal 0 has a trivial solution, then which of the following is are the values of vector x? तो हमारे पास जो है देखें, अगर हम वो उन्होंने बताया कि Ax जो है वो homogeneous system के लिहाज से is equal 0 है, तो trivial solution then which of the following is are the values of vector x? अगर हमारे पास ए एक्स की भी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, तो अगर हम खाली वेक्टर एक्स की वैल्यू देखते हैं, यानी वेक्टर जो एक्स है अगर हम खाली उसकी भी वैल्यू देखते हैं तो वो भी हमारे पास ज़ीरो नहीं होगी। अगर हमारे पास खाली एक्स ए इज इक्वल ज़ीरो है, एक्स नहीं होता तो हम अगर हमसे वो ए की वैल्यू पूछते हैं तो तब भी ज़ीरो है, क्योंकि ये इकट्ठा है। तो ए एक्स खाली एक्स की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो है, और अगर ए एक्स है तब भी हमारे पास जो वैल्यू है उसकी ज़ीरो ही होगी। ठीक है, अगर हम ट्रैवल सिचुएशन में इसको देखें, अगर हमारे पास बी एक्स पूछा जाता है, बी वाई पूछा जाता है, और देन हमसे पूछा जाता है कि वेक्टर वाई की वैल्यू क्या है, तो वेक्टर वाई की वैल्यू वही होगी जो ए के साथ है, यानी ए इज इक्वल जो भी है वही वाई की भी वैल्यू होगी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ज़ीरो, वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ टी जो है इसको हम सेमी कॉलन आर एन Rm be a linear transformation defined by Tx1 Ex1 for all x r e r n, then which of the following is true of A? तो A is a singular matrix है, A is a square matrix है, A is a unique matrix है, A is not a unique matrix है, तो ये unique matrix है। जो पढ़ा ही नहीं जा रहा वो unique matrix है। मैथ एक्चुअली में ना पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके जो वर्ड्स हैं ना वो देखने में तो पता चल रहे होते हैं, लेकिन उसकी चीज़ जो है ना वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ए इज़ अ यूनिक मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ लीनियर ऑपरेटर एल डिफाइंड बाय एल a1 a2 इज इक्वल a2 a1 माइनस a2। तो ये आगे क्वेश्चन मार्क में दिया हुआ है मैं छोटा सा। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन इनलार्जमेंट बाय अ नेगेटिव स्केलर फैक्टर, सेकंड ऑप्शन है इट इज अ शेयर, थर्ड ऑप्शन है इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट x माइनस एक्सिस, एंड फोर्थ ऑप्शन है इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट y माइनस एक्सिस। तो जो थर्ड ऑप्शन है इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। थर्ड ऑप्शन जो है इट इज अ रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है if T be a transformation, then which of the following is true by a linear tree? First option है T C1 GDVI GDV1 is equal CTUI GDTVI, where C and D are scalars, where C and D scalars सबके आगे सेम ही है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन है टी सी यू आई प्लस डी वी इज इक्वल सी टी यू आई प्लस डी टी वी आई। सेकेंड ऑप्शन है टी सी यू वन मल्टीप्लाई डी वी वन इज इक्वल सी टी यू आई मल्टीप्लाई डी टी वी वन, एंड फोर्थ ऑप्शन है टी सी यू वन प्लस टी वी वन इज इक्वल डी टी यू वन प्लस टी टी वी वन। और सेकेंड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है एमसीक्यूज का। आपके हैंडआउट्स में उन्होंने ये टॉपिक है कि जो लिनियरिटी है अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो उसकी क्या लिनियरिटी है, तो वो ये सेम जो है ना इक्वेशन कि सेम उन्होंने एज इट इज़ वहाँ पर दी है। अगर आपने हैंडआउट्स में देखा है तो सारे उन्होंने बाकी आगे पीछे करके दिए हुए हैं, बट ये जो है वो राइट ऑप्शन है, इसमें जी ऐड नहीं है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ऐड नहीं है, प्लस है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऐड है, कहीं पर जी ऐड है। तो ये जो है वो राइट इक्वेशन है। आपके हैंडआउट्स में सिर्फ उन्होंने ये बताया हुआ कि अगर टी बी आर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो लिनियरिटी क्या ट्रू होगी, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है हमारे इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following is the pivot elements in the second row of matrix? फर्स्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन तो नहीं, पहले मैट्रिक्स वाला 1 2 3 4 8 एंड 0 0 -3 5 1
एंड 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -3 है। और उससे हम उन्होंने हमें पूछा है कि पिवट एलिमेंट इन द सेकंड रो ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड रो में पिवट एलिमेंट कौन सा है। अब सेकंड रो कौन सी है, ये रोज जो हैं वो ये होती हैं, कॉलम्स जो हैं वो हमारे ये होते हैं, ठीक है। तो सेकंड रो है जो वो ये बनती है, उसमें हमने पिवट एलिमेंट बताना है, और -3 जो है वो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। सो पिवट एलिमेंट -3 हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। तो -3 ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following is true for matrix 1 0 0 3 1 1 3 1 0 2 -1 1? First option, it is an identity matrix. It is an reduced echelon form. It is an echelon form, और third it is a rectangular matrix. तो जो थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ एन echelon form, वो राइट ऑप्शन है। echelon form आप इस MTH 501 में उसके ऊपर थोड़ा स्टडी ज़रूर कीजिएगा, हैंडआउट्स में ये टॉपिक है। इक्लोन फॉर्म, इसकी इक्वेशंस, इसके मैट्रिक्स बनाने का तरीका, इसके सोल्यूशन जो है वो किस तरह से निकालना है, तो ये आप ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बारे में जितने भी आपको MCQs आएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है MCQs का। नेक्स्ट MCQ सीखते हैं। If x is equal x1 x2 x3 is equal -1 plus 6 x3 3 x3 is equal -1 3 0 पानी लाना जी ले आओ is equal -130 plus x3601 be the general solution of ax is equal, then which of the following is a parametric equation for the given solution? First option है p is equal sx plus tu plus v. Second option है x is equal p plus tv, and third option है v is equal p plus tx, and fourth option है tx is equal p plus v. सेकेंड जो है ऑप्शन x is equal p प्लस टीवी, में थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। राइट ऑप्शन है हमारे इस MCQs का x इज इक्वल पी प्लस टीवी, ठीक है। तो ये हमारा यानी सेकंड ऑप्शन है राइट ऑप्शन है MCQs का। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इफ द इक्वेशन t x1 is equal 0 has only the trivial solution, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि टी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंसी क्या होता है। तो आपको जो है ये पढ़िएगा इसका टी ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस वगैरह। फर्स्ट है टी इज़ 1 to 1, सेकेंड है टी इज़ ऑन टू, थर्ड है टी इज़ रोटेशन, फोर्थ है टी इज़ रिफ्लेक्शन। हमें बताना है कि ये क्या इस नेम है इसका, यानी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हिस्सा रखता है। तो वो जो है वो टी इज़ 1 to 1 है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। लास्ट MCQ सीखते हैं। इफ A is equal a t where A is a square matrix, then which of the following is the most appropriate option for A? फर्स्ट ऑप्शन है A is an invertible matrix, सेकेंड ऑप्शन है A is a singular matrix, थर्ड ऑप्शन है A is a symmetric matrix, एंड फोर्थ ऑप्शन है A is a scalar matrix। तो जो थर्ड ऑप्शन है A is a symmetric matrix वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है इस MCQs का। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें किस तरह से पता चलते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। A इज इक्वल A ट्रांसपोज, हम टी जहाँ पर ऊपर आता है तो हम उसको ट्रांसपोज कहते हैं। उन्होंने बताया है कि वेयर ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं जो कि स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं होते, स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स है और उसको हम जब ट्रांसपोज करेंगे, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज के हमारे पास जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज, यानी कि हमने ए को ही ट्रांसपोज करना है।
जो है हमारे पास ए को ही हमने ट्रांसपोज करना है, तो हम जब इसी को ही ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वही स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन जाएगा ना। A2 चला गया, 3 और 4 आ गया। इस तरह से एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि जो ये चीज़ होती है वो यहाँ ऐसे आ जाती है, और जो ये वाली चीज़ होती है वो इस तरह से, यानी रोज़ कॉलम में तब्दील हो जाते हैं, कॉलम्स रोज़ में हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने जब उसको ट्रांसपोज किया तो हमारे पास दोनों जो हैं वो सेम आए, यानी कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। तो जो थर्ड ऑप्शन है, ए इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन, वो राइट ऑप्शन है इस एमसीक्यूज़ का। ये लास्ट एमसीक्यूज़ था और आपके एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता करें। बहुत ज़्यादा वैलिड एमसीक्यूज़ हैं। काइंडली इसको जाने से पहले भी एक बार कहीं लिख लें, बेशक या कहीं जो है वो ऑप्शंस वगैरह याद रख लें, लेकिन जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों को एट द टाइम एट द मोमेंट वो राइट ऑप्शन नहीं भूलें। एमटीएच के ऐसे ही एमसीक्यूज़ होते हैं कि हम याद सारे कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन उसके जो राइट ऑप्शंस होते हैं वो एट द टाइम हमें भूल जाते हैं। तो काइंडली उसको आप अच्छे से एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको इन्हीं एमसीक्यूज़ इसमें आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ा दे और बहुत अच्छी जो है CGPA से सबको स्टूडेंट्स को पास करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।